Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of January 2021. तो आज है तारीख 11 जनवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है? सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज, आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है और जो है क्लिक करने के बाद आप लोग को ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे ज्वाइन कर लेना है। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो एक और तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक टेलीग्राम लिंक के नाम से लिंक दिया हुआ है, मतलब वो इस चैनल का लिंक है। जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर पाओगे। देखो, मैं इतना ज्वाइन करने को क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, जो कि लोग करते भी हैं। 4-5 हज़ार लोग डेली डाउनलोड करते हैं इस न्यूज़पेपर को, आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीडियो का नोटिफिकेशन, जितने मेरी तरफ से करंट अफेयर्स बन सकेंगे, जितना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, कंटेंट जितना प्रोवाइड करवाया जा सकेगा, सब कुछ इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। आप जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिंदास मजा उठा सकते हो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो आज जो है आप लोगों को मैप में देखना है टूनिशिया को, ठीक है? तो टूनिशिया मैप में जाकर देखना कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। सेकंड चीज़, टूनिशिया से कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं, उन सभी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मुझे मालूम चलेगा आपने जाकर इसको मैप में देखा है। सेकंड थिंग क्या होगी कि आप लोग मैप में जाकर देखकर फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको भी यहाँ पे लंबे समय तक ये याद रहने वाला है। ओके, नाउ देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत ही कम है। बहुत ही कम आर्टिकल्स हैं जो कि हम समझने के लिए यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में, और हम लोग बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन रखने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ ना। सबसे पहले जो आर्टिकल है हमारा ये वाला, और इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि जो Q3 है, Q3 जब चला तो इसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आई बाय 102%। 102% थे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फिस्कल ईयर 2020-21 है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे अनाउंस करे गए थे Q3 में। सेकेंड चीज़, इन्वेस्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यूटिलिटीज़, माइनिंग सेक्टर में देखने को मिली है। और ये जो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है ये Q2 से ज़्यादा है Q3 के अंदर, यानी कि जो अब की बार इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती हुई नजर आई है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इरीगेशन और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुई है। लेकिन आपको ये याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में Q3 में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ चुका है। इससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्यों सिचुएशन, आप लोगों को मालूम होगा, कोविड की वजह से सिचुएशन बेकार हो गई थी, तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी कोई भी काम नहीं हो रहा था, ठीक है? तो देन उसके बाद ही हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने इकॉनमी को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतने ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ग्रो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सेकंड थिंग, यहाँ पे मैं आपको इसी के साथ एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ वो कौन कौन सी हैं, आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। मैं आपको 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, एक बार और पूछना चाहूँगा, तो जिसको मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नेम। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये दे रखा है, देखो सरकार ने बोला है जितने भी आपने डिटेंशन नॉर्म्स लगा रखे हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं स्कूल्स पर, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि जो ड्रॉप आउट हैं वो बच सकें, क्योंकि बच्चों के ड्रॉप आउट वगैरह बहुत देखने को मिल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को मालूम होगा 1 साल से लगभग स्कूल बंद ही है, 10 महीने हो गए, तो लगभग बंद ही पड़ा है स्कूल, ठीक है? कोविड-19 की वजह से अब जाकर कहीं कहीं पे स्कूल्स ओपन हुए हैं, वो भी क्लास 9 to 12 जा रहे हैं बच्चे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। तो साथ ही साथ बहुत सारे नॉर्म्स वगैरह लग चुके हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। नाउ है क्या, इसकी वजह से जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो उस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सरकार ने बोला जो भी आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर लो। तो मिनिस्ट्री ने यही बोला है यहाँ पर उसको कम कर दिया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात देखो, मिनिस्ट्री ने जो है स्टेट से बोला कि भाई आप
आप ना डोर टू डोर सर्वे करो। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला राज्यों से आप डोर टू डोर, गेट से लेकर गेट तक, दरवाजों से लेकर दरवाजों तक सर्वे करो। ठीक है, ताकि जो चिल्ड्रन हैं स्कूल के उनको आइडेंटिफाई करो, साथ ही साथ आप लोग एक एक्शन प्लान बना सको, ताकि जो लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उसको हम लोग किस तरीके से रोक सकें। ठीक है, क्योंकि इससे लॉस ऑफ लर्निंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा तो हमारा फ्यूचर कैसे सही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग कोविड-19 की वजह से पिट चुके हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसी पेज पे नेक्स्ट आर्टिकल ये नज़र आएगा। यहाँ पर जो देखो, आप लोगों को मालूम होगा रिपब्लिक डे पर हर साल परेड होती है। तो वो जो परेड होती थी वो हमेशा 8 किलोमीटर्स की होती थी, लेकिन अब की बार इस परेड को हम लोगों ने कम कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है ड्यू टू दी कोविड-19। तो जो परेड है अब की बार, सबसे पहली बात तो वो एंड हो जाएगी नेशनल स्टेडियम पर ही। पहले रेड फोर्ट तक ये परेड जाती थी, लेकिन अब नेशनल स्टेडियम पर ही ख़त्म कर देंगे इस परेड को। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाने वाला है। और पहले परेड में जो मतलब अभी भी जितनी भी पहले परेड हुआ करती थी उनमें 144 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब की बार हम लोग इन मेंबर्स को भी कम करके 96 कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो पहले क्या होता था, जो परेड है वो 8 किलोमीटर्स की होती थी, मैंने आपको बता दिया। अब 3 किलोमीटर्स की करवाई जाएगी ये परेड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। एक तो हमने डिस्टेंस कम कर दिया, मेंबर्स कम कर दिए। जो परेड है वो पहले रेड फोर्ट तक जाती थी, वो नेशनल स्टेडियम तक ही रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ देखेंगे पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे आपको ये वाले आर्टिकल्स देखेंगे। पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं, जैसे कि Q3 में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये हम लोगों ने देखा। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, जो नॉर्म्स वगैरह हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कम करा जाए, ताकि हम लोग ड्रॉप आउट को जो है बचा सकें, ड्रॉप आउट कम हो, इस वजह से हम लोग आगे बढ़ सकें स्कूल्स कॉलेजेस में। खासकर स्कूल्स की बात हो रही है। नाउ यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल ये भी है। देखो भाई, आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले खूब तगड़ी बारिश देखने को मिली होगी। काफ़ी दिन लगातार बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ हुई है बारिश। तो ये जो अनसीजनल रेन है, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई बारिश का ही सीज़न थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अनसीजनल रेन है, इसने काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, कर्नाटका के फार्मर्स को चौंका दिया है, क्योंकि उनकी जो खेती है वो तो नष्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, ये फार्मर जो है इसमें बाल्टी के अंदर कॉफ़ी बेरीज को लेकर बैठा हुआ है, यानी कि जो पेड़ पे कॉफ़ी बेरीज लगी हुई थी वो सब गिर गई। ठीक है, वो सब कॉफ़ी बेरीज झड़ गई। किसकी वजह से? अनसीजनल रेन की वजह से। ठीक है, तो नुकसान तो हुआ है। तो ये जो अनसीजनल रेन है, इन इसकी वजह से काफ़ी सारे फार्मर्स चौंक चुके हैं और काफ़ी सारा नुकसान भी देखने को मिला है ना। पेज नंबर 9 के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। और यहाँ पर बताया गया भाई चाइना की हालत। हालत की मतलब कि एक चीज़ ये बताया गया, एलएसी के ऊपर क्या सिचुएशन है। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलएसी के इधर हमारा इंडिया है, इधर जो है हमारा चाइना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इधर, तो जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ बिल्डअप एट एलएसी क्लियरली विजिबल। एक वहाँ के लोकल लोगों ने पिक्चर खींची, ये आपको देखने को मिले। पत्थर नहीं है भाई, ये टेंट लगे हुए हैं। ठीक है, और पिक्चर को जूम कर दूं, और जूम कर दूं, और तो ये देखो भाई, ये जो है ना, ये वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। वाह, पिक्चर ही ब्लर हो गई है। एक सेकंड रुको, अभी करते हैं सही। तो भाई ये हैं सारे टेंट, ये चाइनीज़ टेंट लगे पड़े हैं, और यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। लोकल पिक्चर, लोकल लोगों ने पिक्चर खींच लिए। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइनीज़ टेंट देखने को मिलना है साउथ पैगोंग में, और ये लोकल पीपल के द्वारा खींचा गया चूजूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो पिक्चर है, ये दिसंबर 2020 की, यानी पिछले महीने की पिक्चर है ये। देखोगे तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि जो चाइनीज़ हैं वो एलएसी पर क्लियरली विजिबल हैं। इन्होंने टेंट लगाकर आराम से रह रहे हैं, ये ऐसा देखने को मिला है। और ये सब बोला भी किसने? लद्दाख काउंसिलर ने बोला है, और एक प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउ जो है चाइना जो कंटिन्यू अपना होल्ड कर रहा है पोजीशन एलएसी के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है आज के टाइम पे। अगर हम कंपैरिजन करने बैठे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने आज को आपको बताया वीडियो शॉर्ट रखने वाले हैं। तो इंडिया और चाइना, यहाँ पे इस आर्टिकल में तो कुछ नहीं बताया गया भाई। इस आर्टिकल में ये बताया गया है चाइनीज़ का हम लोगों ने जो है अपनी पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन ले रखी है एलएसी के ऊपर। जैसे पहले स्टैंड ऑफ चल रहा था वैसे अभी भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो अगर हम बात करें इंडिया चाइना के रिलेशंस, तो आज के टाइम पर काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जो है पहली बात हम लोगों ने देखा सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि चाइना क्या करता है, हमेशा घुसने की कोशिश करता है दूसरे के एरिया में। कोशिश करता है कि भाई मैं ये भी कब्ज़ा कर लूँ, इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लूँ, हर चीज़ मेरी हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा।
तो फिर उसको देखते हुए यहाँ पे इंडिया ने स्टेप उठाया, इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स वगैरह सामने खड़ा कर दिए थे। ऐसी सिचुएशन आई, हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल ऐप्स बैन करे, चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा, ये सारी सिचुएशन आई। तो हम लोगों ने इन सब के थ्रू जो है ये सब चीज़ें कर कर अपने रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। खैर इस आर्टिकल में भी आप सोचो कि क्या इस और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जीएसटी फ्रॉड के बारे में बताया गया है। हटाओ इसे, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। जीएसटी फ्रॉड के बारे में बताया गया है, 17 लोगों को अरेस्ट करा फ्रॉड के बारे में। ठीक है, क्यों? नकली बिल की वजह से, फेक इनवॉइस की वजह से यहाँ पर इनको अरेस्ट करा गया है। तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों को नहीं कवर करने हैं। इस तरीके का आर्टिकल देखो, यहाँ पर यह आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। अब इस आर्टिकल के बताया गया भाई, अरुणाचल में वेनेडियम स्टोर सोर्स था। अरुणाचल जो है एक वेनेडियम सोर्स है, लेकिन बात करें तो हम लोग को मालूम नहीं था। तो भाई जो जीएसआई स्पेशलिस्ट हैं, जीएसआई बोले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोले तो नहीं, जीएसआई स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने बोला पहली बार जो है फर्स्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि जो भाई इंडिया के अंदर वेनेडियम बहुत ज़्यादा है, वेनेडियम का डिपॉजिट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और एक प्राइमरी डिपॉजिट है ये मेटल का। ठीक है, तो वेनेडियम क्या होता है भाई? एक मेटल होता है, और उस मेटल से एक हाई वैल्यू मेटल होता है भाई, बहुत अच्छी कीमत भी होती है इसकी, और इस्तेमाल करा जाता है इसे स्टील को और मजबूत करने के लिए, और टाइटेनियम को और मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख सकते हो ट्रक में भर के ले जा रहे हैं वेनेडियम। अब ये पूरा प्योर वेनेडियम नहीं है, इसको तोड़कर निकालेंगे ना। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो भाई यहाँ पर बहुत सारा वेनेडियम है। तो इसे पहले पता नहीं था, तो इंडिया का ये प्राइम प्रोड्यूसर, इंडिया जो है आप कह सकते हो प्राइम प्रोड्यूसर बन चुका है वेनेडियम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने ईस्टर्न हिमालयन स्टेट को वेनेडियन मैप के अंदर रखा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट हैं ये कॉन्फिडेंट हुए पूरी तरह से, इन्होंने आइडेंटिफाई करा पूरा का पूरा डिपॉजिट, यानी वेनेडियम का पूरा भंडार है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया जो है एक आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट कंज्यूमर है वेनेडियम का, बट नॉट अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसका एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब हम लोग को वेनेडियम देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम लोग रिकवर करेंगे किस तरीके से? पहले देखो ये वेनेडियम ना, इसको हम फायर कर मतलब आप कह सकते हो एक अच्छी तरीके से हम लोग इसको एक्विफाई करेंगे। इसमें से अभी हम लोग वेनेडियम को निकालेंगे। पूरा प्रोसेसिंग होता है, वो कैसे होता है? प्रोसेसिंग होगा किस चीज़ का? वेनेडी वेनेडी फेरस का, वेनेडी फेरस मैग्नेटाइट ओर्स, आयरन ओर्स, तो इन सब को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों के पास अभी ये कच्चा ही आप समझ सकते हो, तो हम लोग इसको अभी निकालेंगे, प्योरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद वेनेडियम निकालेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में भाई भंडार भरा पड़ा था, हम लोग को मालूम नहीं था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ अ प्राइमरी डिपॉजिट है ऑफ द मेटल इन इंडिया। ठीक है, हम लोग को पहली बार ये वेनेडियम देखने को मिला है ना। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि जो भाई अरुणाचल प्रदेश है उसको यहाँ पे इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर बोल दिया है वेनेडियम का। ओके ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और आगे अब हमारे पास कुछ है नहीं ना। चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के ऊपर। हम लोग का एडिटोरियल डिस्कस करना है। खास एडिटोरियल हैं, दो एडिटोरियल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दो में से भी एक ही अच्छा है। देखो पेज नंबर 6 के ऊपर एडिटोरियल देखोगे, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है सेंट्रल विस्टा के बारे में। तो सेंट्रल विस्टा में आप लोगों को बता चुका हूँ कौन सा प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में इसको अप्रूवल मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा बनाया जाएगा। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, टेलीग्राम पे आपको मैंने शेयर कर दी थी, और उस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी दिन पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था। देखो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, यह है इंडिया गेट। इंडिया गेट से सामने वाले रास्ते में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यह है राष्ट्रपति भवन। इन दोनों के बीच का जो रास्ता ये 3 किलोमीटर का, ठीक है, जिसे हम लोग राजपथ भी बोलते हैं, राजपथ। तो ये 3 किलोमीटर का रास्ता है। इसके अंदर रीडेवलपमेंट होगा, जितनी ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दोबारा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। जैसे कि नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा। नया पार्लियामेंट आप लोग को ये दिख रहा होगा, जो ट्रायंगुलर वाला है ये नया पार्लियामेंट है, और ये गोल वाला जो है ये पुराना पार्लियामेंट है। तो एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा यहीं पर ही। साथ ही साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के नए नए रेजिडेंसेस बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनाया जा रहा है नया, यहाँ पे आप सबको एरो दिख रहा होगा। तो ये हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसके लिए केस अटका पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। नाउ फाइनली हम लोग इसको पूरी तरह से अप्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे काम शुरू होगा। बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। वाह, क्या खुल गया बर्ड फ्लू। नाउ
अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑथर के द्वारा इसको क्रिटिसाइज बोला गया कि भाई क्रिटिसाइज करा गया भाई ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए था, लोगों की अनुमति लेनी चाहिए थी, पब्लिक का पार्टिसिपेशन लेना चाहिए था, राइट टू पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, पब्लिक राइट टू पब्लिक पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। देखो इस पूरे आर्टिकल जो निचोड़ है वो इतना पैरा है, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद मालूम चलेगा। तो अगर हम बात करें जो काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं ओवर प्रोसीजर, वो क्या है, एडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। अगर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन करते तो और नई चीज़ हम लोग को देखने को मिलती। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या देखने को मिला, पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को चाहिए था क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमारा। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल में, यानी पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हुई हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन वगैरह चाहिए था स्टेट का डिसीजन भी नहीं लिया। ठीक है, स्टेट का डिसीजन तो लेना ही चाहिए था, राज्यों का डिसीजन तो लेना ही चाहिए था, अपने आप ही इन्होंने डिसाइड करा और अपने आप ही यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, पार्टिसिपेट करो सभी लोगों को, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ानी पड़ेगी कहानी किसी भी चीज़ की। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है इंडिया की 2 वैक्सीन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा इंडिया ने वैक्सीनेशन को स्टार्ट कर दिया है और जो है गवर्नमेंट जो है क्या करना है, गवर्नमेंट को एक पब्लिक ट्रस्ट बना के रखना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो इंडिया की जो वो 2 वैक्सीन है वो कौन कौन सी हैं, एक तो है अपना कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। इन दोनों का ही आप कह सकते हो पूरी तरह से अगर हम बात करें, कोवैक्सीन का लास्ट फेज 3 ट्रायल रह गया है, कोविशील्ड का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नाउ इस पेंडेमिक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को आगे बढ़ा सकें और इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ हम लोगों को ये टेस्ट करते हुए हम लोगों को एक ट्रस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को, जिसकी वजह से और ज़्यादा बढ़िया होगा और हम लोग बता सकते हैं पब्लिक को कि भाई इसका कोई एडवर्स रिएक्शन है नहीं। ठीक है, पब्लिक को एक ट्रस्ट में रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया इंडिया की 2 वैक्सीन के बारे में जो अभी रिसेंटली आई हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का वो ये है, यहाँ पर बताया गया फ्रंट सीट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इंडिया को क्या करना पड़ेगा भाई, इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर, तो आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो है अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है इनकी, तो फिर क्या होगा, इससे हम लोग अपना जो है क्रूड ऑयल वगैरह वो कम इंपोर्ट करेंगे, अपनी इकॉनमी वगैरह को ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे ना। यहाँ पे बात करी जा रही है जो प्रोग्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत लंबे समय तक चलेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और प्रॉफिट कैसे होगा इससे, क्योंकि हम लोग की जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है, यानी कि कच्चे तेल के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। कच्चे तेल को हम लोग लाते हैं, फिर यहाँ पर रिफाइन करके फिर उसके बाद पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे जो पेट्रोल एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है हमारी, वो कम हो जाएगी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने लगेंगे तो। और अगर हमने डोमेस्टिकली अगर इससे मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा, हमारा जो आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो काफ़ी इंपोर्ट करता है। इंडिया जो है $120 बिलियन का इंपोर्ट किया था 2018-19 में, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इसने इंपोर्ट किया था। और आप कह सकते हो 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन चुका है दुनिया के अंदर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कम करने के लिए इंडिया को अपना ये क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पे आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने एलोकेट भी किया है क्या, कि जो 1.3 बिलियन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इंसेंटिव्स है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें, क्योंकि और भी बहुत सारा पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है। जैसे कि $135 मिलियन लगाए जा रहे हैं फॉर चार्जिंग स्टेशंस, यानी कि जहाँ पे चार्ज वगैरह करा जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उसके स्टेशंस वगैरह बनाए जा सके। सेकेंड, और उसके बाद और भी चीज़ें लगाई जा रही हैं, जैसे कि इंसेंटिव्स के अलावा जो है एक प्रपोजल रखा गया कि भाई $4.6 बिलियन जो है वो सब्सिडी दी जाएगी बैटरी मेकर्स को। जो भी बैटरी बनाएंगे उनको एक सब्सिडी भी मिलेगी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट की, तो फिर बैटरी का भी डेवलपमेंट होगा। बैटरी आएगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन पाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात, चाहे वो कार हो बाइक हो, इनके अंदर सबसे बड़ा मेन रोल होता है बैटरी का। उसे हम लोग बोलते हैं लिथियम वाली बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा काम की होती है। आपके फ़ोन के अंदर भी यही वाली बैटरी देखने को मिलती है। तो अगर हम इस बैटरी को अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर चाइना काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करता है लिथियम की। ठीक है,
तो अगर हम बात करें डेवलपिंग डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इससे काफ़ी बड़ा बदलाव हो सकता है इंडिया के रिलेशनशिप में और बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ। यानी कि अगर हम लोग डोमेस्टिक बैटरी अपने कंट्री के अंदर इन बैटरी को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे ये इनको इन बैटरीज़ को बनाने के लिए, तो फिर हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ। हम लोग भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हम अपना आप कह सकते हो अपने तो कंज्यूम करेंगे साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इंडिया को हेल्प मिलेगी। एट द लास्ट यहाँ पे बताया गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये देखो, ये जो बातें तो बोल रहे हैं हम लोग, ये आसान भी हैं लेकिन इसे लंबे समय तक लगेगा टाइम इम्प्लीमेंट होने में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी शहर वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएंगे, नई मार्केट हम लोग बिल्डअप कर पाएंगे, लोगों की स्किल पीपल को हम लोग आप कह सकते हो नई नई जॉब्स मिल पाएंगी, साथ ही साथ जो है हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस छोटे से स्टेप के साथ। तो हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना है, साथ ही साथ बैटरीज को मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ओके, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।